नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। इस वक्त पूरे देश के अंदर दो चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक तो महाकुंभ और दूसरा मोदी जी का यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संविधान पर दिया गया भाषण, संबोधन। वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी पे बातचीत करेंगे देश के जाने माने वरिष्ठ नेता गाजियाबाद से अशोक गोयल जी से। अब व्यापारी नेता भी है, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है और भारतीय जनता पार्टी से लगभग 3 दशक से भी ज्यादा जुड़े रहे हैं। मैं कहूँ अगर 4 दशक हो गए तो वे भी कम हो गए, और भी ज्यादा 5 दशक लगभग हो गया। अशोक गोयल जी, आपका स्वागत है दृष्टि सागर में। पहला सवाल मेरा, कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और हर सब्जेक्ट पे उन्होंने बोला, जवाब दिया। मैंने प्रियंका गांधी को भी सुना था। मैं एक तरीके से वो जवाब समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मामला हो या दलितों की बात हो या फिर अ, गांधी परिवार की तुष्टीकरण हो या फिर जम्मू कश्मीर का मामला हो, हर सब्जेक्ट पे बोला। आप कैसे देखते हैं और क्या समझाना और बताना चाहते हैं लोगों को? देखिए, संविधान का 75वां वर्ष चल रहा है। उसी संदर्भ में संसद में 2 दिन से संविधान पर चर्चा चल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि विपक्षी दलों ने मर्यादाओं को पालन न करते हुए अनर्गल आरोप, हम्म, तुष्टीकरण संबंधी उनकी सोच, जातिवादी सोच कि हम जाति का जागरण करेंगे, जरूर करेंगे, जाति की जनगणना करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब लगता था कि भाई ये लोग जो है कहीं ना कहीं देश के प्रति गंभीर नहीं है। मोदी जी ने शाम को कल 6 बजे के बाद लगभग 110 मिनट के संबोधन में जिस तरीके से चर्चा शुरू की और बताया उन्होंने कि आजादी के बाद से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग समझे नहीं। उन्होंने हमेशा देश के अंदर संविधान में हिंदुत्ववादी व्यवस्था दी। उन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर आरक्षण को नहीं माना। उनकी सोच राष्ट्र के प्रति समर्पित थी। यहाँ तक उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद में उनको भारत रत्न मिला। उनके जहां जहां वो गए, पंच तीर्थ मोदी जी की सरकार के द्वारा, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो महू में मध्य प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, जहां जहां भी उनका कार्य क्षेत्र रहा, तीर्थ के रूप में विकसित किया। अच्छे प्रभावित दिखते थे विचारधारा से अम्बेडकर जी के। इसके अलावा जो एक नौटंकी कहिए कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के द्वारा हमेशा रही है कि भाई किसी भी प्रकार से सही चीजों की आलोचना की जाए। कैसे मंडल कमीशन को सरकार ने, कांग्रेस की जब सरकार थी, टाले रखा। किस तरीके से 370 लगा के देश को अलगाववाद की राह पर धकेला। कैसे बिना किसी चुनाव के उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे। परिवारवादी व्यवस्था, नेहरू के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद तो सोनिया जी और राहुल जी की जोड़ी निरंतर राजनीति पर हावी है, कांग्रेस की राजनीति पर। और कांग्रेस के अपने सिद्धांत भी इन लोगों ने छोड़ दिए। कैसे उन्होंने ये बताया कि 1971 में जब इंदिरा गांधी जी सांसद बनी थी, उसके बाद में 1975 में जब का उनका चुनाव रद्द हुआ, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए 1975 में 25 जून की रात को अचानक आपातकाल की घोषणा करके जो जन अधिकार थे उनको कुचला गया। कांग्रेसी लोग भी नहीं छोड़े गए, उनको भी जेल में ठूसा गया। चंद्रशेखर थे, मोहन धारिया थे, ऐसे ऐसे कई लोग थे, कृष्णकांत जी थे।
और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पूरे देश में उस रात मैं भी सारी रात एक पिलखवा के छोटे कस्बे में था। मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं भी उस दिन सोया नहीं। जी मुझे ये महसूस दिया कि सारे देश में जनप्रतिनिधियों को, संघ से जुड़े लोगों को, देश के प्रति अच्छी सोच रखने वालों को, पत्रकारों को एक तरीके से जेल में भी ठूंसा गया, कुचला भी गया और बोलने की आजादी पर अंकुश लगा दिया। जब तक याद है कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार जो दिल्ली से इंडियन निकलता था, एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता, उसमें संपादकीय में लिखा था सिर्फ एक शब्द इमरजेंसी, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं छपा था। वो रामनाथ गोयनका जी का अखबार था। जी मुझे आज की तरह वो भी सब ध्यान है, मैं जागरूक था उस समय भी जी कि किस तरीके से उस अखबार पर सबसे ज्यादा उनका अंकुश था। हम्म, क्योंकि वो अखबार वो जनसत्ता रहा हो हम्म, चाहे वो रहा हो, दोनों लिखने में, निष्पक्ष लिखने में जाने जाते थे। और इसके बाद में निरंतर देखा जाए तो कैसे भ्रष्टाचार का भी दौर चला, हम्म, कैसे इंदिरा जी के समय में ऐसे कानून बनाए गए जिससे क्या नाम जो है, कहीं ये बड़े पदाधिकारी अगर कोई अपराध भी कर दे तो इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, कानून के दायरे के बाहर रखा गया। किस तरीके से 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सिखों को बुरी तरीके से कुचला गया, हम्म, निर्दोष सिख सड़कों पर रोक जी रोक कर उनको जिंदा जलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं। और इतना मैं कहना चाहता हूँ, संविधान का जो लोग नौटंकी करते हैं, किताब लेके घूमते हैं, 75 बार 60 वर्षों में संविधान का संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किया। जी यानी कुल मिलाकर यह है कि एक बार देश के लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन जरूर सुने और समझें कि क्या सच है और क्या झूठ ये है। मोदी जी ने गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, उन्होंने ये भी बताया कि हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। जी उन्होंने ये भी बताया कि हमने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी है। देश को निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को पूरी तरीके से एक ऐसी व्यवस्था दी है जो उद्योगीकरण देश का हो रहा है, जिसमें युवाओं को लाभ पहुंचे। हर तरीके, किसानों की चिंता की है, गरीब की चिंता की है, तो ये सब चल रहा है। ठीक है। अशोक गोयल जी, जैसे कि महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, मैं आपको थोड़ा कुंभ की तरफ लेके जा रहा हूँ। मोदी जी वहां होंगे, योगी जी वहां होंगे, तैयारियां चल रही हैं, लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार का कुंभ किस तरह से अलग होने वाला है, थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, ऐतिहासिक कुंभ 2025, जी योगी जी निरंतर उसको बराबर जाके देख रहे हैं, हम्म, व्यवस्थाओं को। जी ऐसी अद्भुत व्यवस्थाएं वहां दी जा रही हैं, 40-50 करोड़ लोग आने की संभावना है। हम्म, विश्व का एक अनूठा आयोजन होगा। जी पवित्र संगम में सुरक्षा की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, पवित्रता की व्यवस्था, तीनों व्यवस्थाएं हम्म, विशेष ध्यान किया गया है। सामान्य व्यक्ति से लेके 5 स्टार होटल तक की सुविधाएं वाले हम्म, टेंट अस्थायी रूप से लगाए जा रहे हैं। विद्युत व्यवस्था, सड़कों का जाल, पुलों का निर्माण, एक तरीके से लगता है कि भाई देश के अंदर ये भी हो सकता है, हमारा देश सक्षम है। तो जी योगी जी ने और मोदी जी ने मिलकर ये बताया है। और जितनी भी सराहना की जाए उस पवित्र संगम पर, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जी लोग स्नान भी करेंगे, पुण्य लाभ भी उठाएंगे और भारतीय संस्कृति का ये कुंभ परिचायक होगा। एक आखिरी सवाल आपसे इस पूरी बातचीत का। अ, जो आयुष्मान कार्ड जो योजना है, जो बुजुर्गों के लिए को लेकर आई है, ये किस तरीके से चल रही है? और मैं देख रहा हूँ गाजियाबाद में जगह जगह कैंप लग रहे हैं, आप भी लगवाने जा रहे हैं कैंप, तो किस तरह से लोग आपके पास आएंगे और कैसे वो पूरी प्रक्रिया चलेगी, थोड़ा आप हमारे लोगों को बताएं। देखिए शर्मा जी, 70 वर्ष की आयु जिनकी पूरी हो चुकी है, कोई पाबंदी नहीं है कि उसकी आयु का वर्ग क्या है। ठीक है, सिर्फ 70 साल। 70 वर्ष की एक केवल जो है जी वो है योग्यता की। 70 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा हम्म, आयुष्मान योजना के माध्यम से ले सकता है। ठीक है। तरह तरह की अफवाह फैलाओ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम्म, बराबर निरंतर कैंप लगाए जा रहे हैं। हम्म, निरंतर कैंपों में लोगों को बुला बुला के उनका जो है पंजीकरण किया जा रहा है, उनको आयुष्मान बीमे का कार्ड दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। उस कार्ड के माध्यम से
अनेकों प्राइवेट और अनेकों सरकारी अस्पतालों में एक वृद्ध व्यक्ति को उसके जीवन के ऐसे दौर में जब वो थोड़ा असहाय हो जाता है 5 लाख रुपए का लाभ चिकित्सा का मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी इसी मंगलवार को 17 तारीख को 11 बजे श्री हनुमान मंदिर में, जहां हम लोग अपनापन फाउंडेशन से पिछले 7 वर्षों से योगी जी की प्रेरणा से रसोई का आयोजन करते हैं, 400-500 लोग वहाँ भोजन करते हैं। ठीक उसी तरीके से वहाँ उस दिन हमने कैंप का आयोजन कराया है सरकार के लोगों के माध्यम से, और उसमें 70 साल से अधिक के वो बुजुर्ग जो अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे, मोबाइल से जुड़े हुए होंगे, उनको पंजीकरण करते हुए उनका आयुष्मान कार्ड वहाँ बनाया जाएगा। श्री हनुमान मंदिर, घंटाघर, पंजाब नेशनल बैंक के पास, 17 तारीख 11 बजे से 2 बजे तक। तो अभी आपने सुना अशोक गोयल कह रहे हैं कि 70 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपकी उम्र 70 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो ज़्यादा से संख्या पहुंचिए और अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। बाकी जिस तरीके से उन्होंने कहा अभी आपको और समझाया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जो कहा है उसको वो जरूर समझें और उसका विश्लेषण करें, क्योंकि ये मामला देश से जुड़ा हुआ है और जो अनमेच्योर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनसे जरूर बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप दृष्टि सागर।